नमस्कार साथियों, स्वागत अभिनंदन है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। तो बच्चों, अगर हम बात करें उत्तराखंड पुलिस का, हम पेड बैच चला रहे हैं। जो हमारे 2 बैच चल रहे हैं वो हमारे निरंतर हम उनको चला रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके बार बार मैसेज आ रहे हैं कि सर हम भी पेड कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, जो हम रह गए हैं, क्योंकि बहुत बच्चों को पता नहीं चल पाता है। तो बहुत ऐसे मैसेज आ रहे हैं। तो देखिएगा, वे बोलते हैं बार बार कि सर डेमो तो दिखाइएगा, तो मैं डेमो के तौर पर ही इस वीडियो को लेकर आया हूँ। आज का जो हमारा चैप्टर होने वाला है बच्चों, वो वर्णमाला होगा। जो अगर हम बात करें, एक बेसिक चैप्टर होता है। जब हम अपने जीवन में पढ़ाई की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हिंदी में हमें वर्णमाला ही पढ़ाया जाता है। और ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे, देखिएगा, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो तैयारी करने चाह रहे हैं, जिनके एग्ज़ाम हैं। तो उन्हें अगर मैं अभी उनसे मालूम कर लूँ कि आप स्वरों का क्रम बताइएगा, पूरे आप व्यंजनों को बताइएगा, तो उनको क्रम याद नहीं होगा सही से। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप जैसे ना जाने कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको ये चीज़ें याद नहीं है, क्योंकि हमने इनको शुरू में पढ़ा, उसके बाद हमने कभी इन पे ध्यान ही नहीं दिया, तो इस कारण हम चीज़ों को भूल जाते हैं। लेकिन अब जब हम कंपटीशन के क्षेत्र में आए हैं तो बच्चों, यहाँ पे इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है हिंदी में, क्योंकि इस एक चैप्टर से आपके आगे बहुत सारी चीज़ें बन के आती है। जैसे बच्चों, अगर हम बात करें, हमारा जो संधि वाला चैप्टर है वो भी इसी पे निर्भर होता है, और भी कई सारे चैप्टर हैं जो इस पे निर्भर हैं। तो आज इस चैप्टर को हमें इतने बेहतरीन तरीके से पढ़ लेना है कि आगे कोई भी परीक्षा हो, अगर इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आए तो आप उसको बहुत आसानी से करके आ जाए। इसमें मैं बेसिक से, जीरो से और बहुत अच्छे स्तर तक की चीज़ें आपको करा दूंगा। कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में बच के नहीं जाएगा, इतना मेरा वादा है। बस आपको बहुत शालीनता से वीडियो को देखना है, पूरी वीडियो को देखना है अच्छे तरीके से। और जो ऐसी चीज़ें होती हैं जो बच्चों को डाउट में रखती हैं, जो आप बच्चे बार बार भूल जाते हैं, वो मैं उसको इतनी आसान तरीके से आपको समझा दूंगा कि आपको चीज़ें बहुत अच्छे से याद रहेंगी आगे तक के लिए। बशर्ते आपको वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप पेड कोर्स के बारे में और जानना चाहते हैं तो पूरी जानकारी आपको नीचे दिए गए हमारे लिंक पे मिल जाएगी। ये हमारा मात्र 99 रुपीज़ का बैच है। इसमें लगभग 400 बच्चे हमारे जुड़े हुए हैं उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के। और 99 रुपये आपके कंप्लीट ये कोर्स की फीस है जब तक हमारा एग्ज़ाम होगा। इसमें आपको उत्तराखंड संपूर्ण नोट्स दिए जाएंगे, उनकी वीडियोस मिलेगी कंप्लीट, जिसमें आपका परीक्षा हमारी, अजय रावत, बी डी पांडे, बी एस नेगी, कई सारी आपकी बुकों का मिक्सअप होगा। बाकी जो भी एग्ज़ाम में मेन टॉपिक आपके बनते हैं, जहाँ से यूके ट्रिपल एस सी एग्ज़ाम में क्वेश्चनों को बना रहा है, तो उन्हीं के पैटर्न पे ये चीज़ें मैंने रखी हैं इस आपके बैच में। तो बहुत अच्छा बैच है ये। बहुत बच्चे इसको ले लिया है, बहुत बच्चों ने, उनको बहुत ज़्यादा इसका बेनिफिट भी हो रहा है। अगर आप भी इच्छुक हैं लेने के, तो नंबर मैंने दे रखा है, आप इस पर मैसेज कर सकते हैं, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। वरना आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ेंगे तो वहाँ पर अभी आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। 1 अप्रैल से नया बैच हमारा चल रहा है, लेकिन बार बार बच्चों के जब मैसेज आते हैं तो उस करके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। डेमो वीडियो हमारी आज की हिंदी को लेकर। तो प्यारे बच्चों, हम शुरुआत करते हैं हमारी आज की इस क्लास की। देखिएगा, हमारा जो आज की क्लास है वो आपकी वर्णमाला की होने वाली है। तो हमको पता होना चाहिए बच्चों कि वर्णमाला क्या आपके होते हैं। वर्णमाला की अगर हम बात करें तो बच्चों, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। और वर्ण आप सभी जानते होंगे, क ख ग घ आ ई उ, ये सब क्या है बच्चों, आपके वर्ण होते हैं। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा गया है? वर्णमाला कहा गया है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि व्यवस्थित समूह क्या है। तो बच्चों, जब हम वर्णों को क्रम से लिखते हैं तो वो क्या कहलाता है? व्यवस्थित समूह कहलाता है। जैसे हमने लिखा बच्चों क, उसके बाद ख, फिर ग, तो ये क्या है बच्चों? एक क्रम है, जो सही क्रम होता है, एक व्यवस्थित क्रम होता है वर्णमाला का। अगर मैं इसको बच्चों ऐसे ना लिख के, मैंने ऐसा लिखा, मान लो मैंने क लिख दिया, छ लिख दिया, ल लिख दिया,
तो ये आपका वर्णमाला ना होकर क्या कहलाएगा, वर्ण समूह कहलाएगा। अर्थात यदि वर्णों को व्यवस्थित क्रम में रखा जाए तो वर्णमाला, और व्यवस्थित क्रम में ना रखा जाए तो उसको वर्ण समूह कहते हैं। उम्मीद है एक बेसिक सी चीज़ है, आपको बहुत आसानी से समझ में आई होगी, क्योंकि मैं चीज़ें बेसिक से ही पढ़ाऊँगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं हमारे जो एकदम ज़ीरो लेवल के बच्चे हैं, तो बेसिक से और बहुत अच्छे लेवल तक मैं आपको चीज़ें पढ़ाऊँगा। उसके बाद बच्चों हम बात करें मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पे आपके कुल जो वर्णों की संख्या होती है वो होती है बच्चों आपके 45। यहाँ सिर्फ उच्चारण की हम बात कर रहे हैं, मूल उच्चारण की बात कर रहे हैं, जिसमें आपके 10 स्वर होते हैं और आपके 35 व्यंजन होते हैं। और कुल मिला के अगर हम बात करें तो बच्चों हमारे टोटल इनकी संख्या जो कहलाती है उच्चारण के आधार पे 45 हमारे वर्ण होते हैं, 10 स्वर और 35 व्यंजन। वहीं अगर हम लेखन की बात करते हैं बच्चों, तो लेखन के आधार पे कुल वर्णों की संख्या 52 होती है, जिसमें आपके कुल स्वर अगर मैं जोड़ दूँ तो 13 स्वर होते हैं, कुल 35 होते हैं व्यंजन, और 4 आपके होते हैं संयुक्त व्यंजन। तो अगर इस तरीके से हम बात करें तो कुल जो वर्णों की संख्या लेखन के आधार पे निकल के आती है, या सॉरी लेखन के आधार पे जो वर्णों की संख्या निकल के आएगी, कुल की यहाँ बात नहीं चल रही है, सिर्फ लेखन के आधार पे वर्णों की बात चल रही है। तो आपके 52 आते हैं, 13 स्वर, 35 आपके व्यंजन और 4 आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं। देखिएगा व्यंजन वैसे आपके 33 होते हैं, लेकिन इसमें हम 2 द्विगुण व्यंजन को जोड़ दें, जो हमारे 2 द्विगुण व्यंजन है, तो इनको कुल मिलाकर व्यंजन 35 हो जाते हैं। वैसे हमारे 33 व्यंजन माने गए हैं। तो हमें ये दिखेगा, अभी ये जो आप पढ़ेंगे ना, ये स्वर कितने हैं ये आपको अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से मिलते हैं। एग्जाम में भी कई बार क्वेश्चन आया है कि कितने स्वर होते हैं, तो 13 भी बहुत बार सही किया है, 11 भी बहुत बार सही किया है। तो ये आपके कई कई पेपरों में अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। तो सारी चीज़ें मैं आपको बता के चलूँगा। इसके बाद बच्चों हम बात करें तो हिंदी वर्णमाला जो है वो हमारी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ये तो एक बेसिक सी आपकी जानकारी है। अब बच्चों हम पढ़ेंगे, देखिएगा आप सभी को पता है कि जो वर्णमाला है वो 2 भागों में मेन रूप से बटी होती है, स्वर में और आपके व्यंजनों में। तो सबसे पहले हम स्वर की ही बात करेंगे, स्वर को ही हम पढ़ेंगे। तो जो स्वर क्या होते हैं, स्वर होते हैं स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को क्या कहा जाता है, स्वर कहा जाता है। अर्थात ऐसा वर्ण जो स्वतंत्र हो, जो किसी अन्य वर्ण की सहायता से ना बना हो, वो क्या कहलाएगा, आपका स्वर कहलाएगा। जैसे बच्चों आपकी मैं बात करूं, ए है, तो ए एक आपका स्वतंत्र है, इसमें किसी अन्य का सहयोग नहीं है, तो ये बच्चों आपका क्या है, स्वर हो जाएगा। ऐसे ही आपका ई है या ई है, ये क्या है, स्वतंत्र है, इसमें किसी अन्य का सहयोग नहीं है। अर्थात स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को स्वर कहा जाता है। अगर सिंपल एग्जाम में क्वेश्चन आए कि स्वरों की संख्या कितनी है, तो बच्चों स्वरों की संख्या आपकी 11 होती है। अगर नॉर्मल सा मालूम करेंगे कि स्वरों की संख्या कितनी है, 11 है। उसके बाद आएगा 11 कौन कौन से हैं उनको हम पढ़ लेते हैं पहले। ए आ ई उ ऊ, री री, ए ओ और औ। तो ये कुल आपके 11 स्वर हो गए। अगर वो मालूम करेगा बच्चों मूलतः उच्चारण की दृष्टि से कितने स्वर होते हैं, तब बच्चों क्या होता है, इस रीडी को हम हटा देते हैं, क्योंकि ये रे की तरह बोलता है, तो कहा जाता है कि इसको हटा दिया जाता है। और जब उच्चारण की दृष्टि से मूलतः स्वरों की संख्या पूछी जाती है, तो रीडी जब हटा देंगे तो 11 में से जब हमारा 1 घटेगा तो कितने हो जाएंगे, हमारे टोटल हमारे 10 स्वर हो जाते हैं। उसके बाद बच्चों अगर हम बात करें, जब बात आती है परंपरागत स्वरों की, तो परंपरागत स्वरों की जब हम बात करते हैं बच्चों, या ऐसे पूछ लें कि कुल, अगर हम बात करें कुल लेखन के आधार पे कितने आपके स्वर होते हैं, इस तरीके से पूछ लें, लेखन के आधार पे कुल स्वर या परंपरागत रूप से कितने स्वर माने गए हैं, तो आपके 13 स्वर माने गए हैं। 13 स्वर कैसे माने गए हैं बच्चों, तो 11 तो स्वर हमारे ये हुए, 11 स्वर हमारे हो गए, और एक हमारा 2 स्वर हमारे और होते हैं जिन्हें हम अयोग वाह कहते हैं। एक अंग है और एक आह। अंग और अह, ये 2 हमारे और स्वर जोड़ देते हैं,
तो ये हमारे परंपरागत रूप से माने जाते हैं। जैसे हम बचपन में पढ़ते हैं अंग से अंगूर, इस तरीके से हम पढ़ते थे ना। तो 11 हमारे स्वर ये हुए, 2 ये हो गए। तो परंपरागत रूप से या कुल लेखन के आधार पर जो स्वरों की संख्या आ जाती है वो कितनी हो जाती है, हमारी 13 स्वर हो जाते हैं। तो ये इस तरीके से कुछ वर्णन था। अब बच्चों देखिएगा, जब हम बात करते हैं इन स्वरों को भी अलग अलग तरीके से और बांटते हैं। जैसे मात्रा या उच्चारण काल के आधार अगर हम स्वरों को बांटें, और भी कई तरीके हैं स्वरों को बांटने के। तो इसी चीज़ को हम पढ़ेंगे, यहीं से आपके एग्जाम में को सुनाएंगे। तो बहुत शालीनता से पढ़ना है, बहुत अच्छे तरीके से इनको पढ़ना है। सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिएगा बच्चों, स्वरों के वर्गीकरण को। पहले हम स्वरों को वर्गीकरण पढ़ेंगे, फिर हम व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो देखिएगा, मात्रा और उच्चारण काल के आधार पे स्वरों को अगर हम देखें तो मुख्य रूप से हमारे 3 प्रकार से स्वरों को बांटते हैं। एक आपके ह्रस्व स्वर होते हैं, एक आपके दीर्घ स्वर होते हैं, और एक आपके प्लुत स्वर होते हैं। तो ह्रस्व स्वर और प्लुत स्वर आपके होते हैं। क्वेश्चन आएगा, उच्चारण या मात्रा काल के आधार पे स्वरों का कितने प्रकार हैं? तो 3 प्रकार हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और आपके प्लुत स्वर। 3 तरीके के होते हैं। तो देखिएगा, आपके ह्रस्व स्वर कौन कौन से होंगे? तो इनको बच्चों लघु या एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? लघु या एक मात्रिक स्वर के नाम से जानते हैं। जैसे इनकी हम बात करें तो उच्चारण में कम समय लगता है। जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो उसमें कम समय लगेगा। जैसे ई अगर हम बोलेंगे और ई इस तरीके से हम बोलेंगे तो दीर्घ में थोड़ा अधिक समय लगेगा। जैसे हम बोलेंगे ऊ तो कम समय, और ऊ इस तरीके से हम बोलते हैं तो हमें अधिक समय लग रहा है। तो ह्रस्व स्वर क्या होते हैं बच्चों? जिनके उच्चारण में कम समय लगता है वो आपके ह्रस्व स्वर होंगे। कौन कौन से हैं ये? ए, ई, ऊ और आपके ऋरी। ये 4 स्वर ऐसे हैं बच्चों जो हमारे ह्रस्व स्वर आ जाते हैं। यहीं से छोटे छोटे फैक्ट आपके एग्जाम में बनते हैं। इसका दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर को गुरु स्वर के नाम से जानते हैं। बच्चों इनके उच्चारण में ह्रस्व से अधिक समय लगता है। अगर मैं हम बात करें, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। जैसे आपके आ, ई, ऊ, ए, औ, औ। ये हमारे टोटल बच्चों हम बात करें तो 7 हमारे क्या हो जाते हैं बच्चों? दीर्घ स्वर हमारे हो जाते हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे प्लुत स्वर। देखिएगा, प्लुत स्वर की हम बात करें तो ये कोई स्पेशल स्वर नहीं है। ये भी हमारे इन्हीं स्वरों से मिलके बने हुए, कुछ अलग नहीं है। जैसे अगर बच्चों हम किसी शब्द को बहुत लंबा खींच के बोल देते हैं तो वो प्लुत स्वर में आ जाता है। कोई ऐसा अलग से स्वर नहीं है कि अलग से निकल का हो। जैसे मैं अगर जैसे राम शब्द हुआ तो इसमें मैं राम इस तरीके से बोलूँगा तो आ का डंडा जो है जब वो बहुत लंबा खींच के जा रहा है तो ये प्लुत स्वर हो जाएगा। जैसे हम बोलते ओम, इस तरीके से हम बोल रहे हैं तो जो ओ वाला वर्ड हुआ वो बहुत हम लंबा खींचते हैं, मतलब उसमें बहुत अधिक समय ले रहे हैं तो वो क्या है? प्लुत स्वर कहलाएगा। तो कुछ स्पेशली अलग के स्वर नहीं है। इन स्वरों को ही जब हम लंबा खींच के बोलते हैं तो यही आपके प्लुत स्वर कहलाते हैं। अर्थात इनके उच्चारण में दीर्घ से भी अधिक समय लगता है। किसी को पुकारने, जैसे हम कभी किसी को बुलाते हैं, कोई दूर होता है, मान लो दूर खड़ा होता है, हम कहेंगे रोहन, इस तरीके से हम बोलेंगे ना, तो उसमें लंबी चीज़ खींचती है, लंबा समय लगता है। या नाटक संवादों में इसका प्रयोग किया जाता था। जब आप कभी नाटक वगैरह पढ़ेंगे, जैसे रामायण वगैरह पढ़ते हैं, तो वहाँ पे आपको इस तरीके से शब्द देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि जब उनको गाया जाता है तो उसमें इस तरीके से ही लंबा उसको खींचा जाता है। तो मेन रूप से 3 प्रकार होते हैं स्वर के, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और आपके प्लुत स्वर, उच्चारण और मात्रा काल के आधार पे। अब हम बात करेंगे बच्चों जीभ के प्रयोग के आधार पे जो आपके स्वरों को बांटा गया है वो 3 भागों में बांटा गया है। जब हम जीभ से उच्चारण करते हैं या जीभ से हम बोलते हैं तो उसमें 3 वर्गों में इसको बांटा जाता है। जैसे आपके अग्र स्वर होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और आपके पश्च स्वर। देखिएगा, जो जीभ के अगले हिस्से से जब हम बोलेंगे, हम मान लो ई हम बोल रहे हैं तो आपको पता हो चल रहा होगा, महसूस हो रहा होगा कि इसमें हमारी अगली जीभ का सहयोग है। जो हमारी जीभ का अगला हिस्सा है, आप देख पा रहे होंगे, मैंने ये फोटो भी बना रखा है, तो अगला जो जीभ का हमारा हिस्सा होता है इसका सहयोग हो रहा है। मध्य से बोले जाएंगे तो वो मध्य में आएंगे, और पश्च यानी कि जीभ के पिछले भाग से जो बोले जाएंगे वो आपके पश्च स्वर में आते हैं। याद करने की बड़ी सिंपल से ट्रिक बताऊंगा, क्योंकि हम इतना चीज़ें थोड़ी, अगर हम इतनी ही चीज़ें हमें देखनी होगी तो हम आपने बैच को ज्वाइन किया है तो बहुत इसको सिंपल सी भाषा में समझा देना है, बहुत आसानी से आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। देखिएगा बच्चों,
ये हमने 3 भागों में बांट लिया। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अग्र स्वर को। तो अग्र स्वर से आपको जीभ के आधार पे या जीभ के प्रयोग के आधार पे अग्र स्वर कौन कौन से हैं, तो आपको कुछ याद नहीं करना, सिर्फ आप एक छोटी सी चीज़ याद कर सकते हैं, अग्रीय। मैंने लिख रखी है, आप ये इतनी चीज़ तो याद कर सकते हैं ना, जितना लिखा हुआ है अग्रीय, ये याद कर लेना बस आपको, और कुछ याद नहीं करना। आप अग्रीय याद कर सकते हैं ना। अब अग्रीय में आपको क्या करना है, एक छोटी सी चीज़ करनी है। देखिए अग्र से क्या हुआ, अग्रीय मान लो, अग्र स्वर से क्या मान लो, अग्रीय। और इसमें आपको कुछ नहीं करना, ये इस ए को आप खत्म कर दो, आ को खत्म कर दिया, और जो ग और र है इसको खत्म कर दो। अब आपका बचा क्या, एक तो आपको ई बचा और एक आपका क्या बचा, ए बचा। तो ई के 2 रूप होते हैं ना, छोटी ई और बड़ी ई, तो छोटी ई लिख लो और बड़ी ई लिख लो। और ए के भी 2 रूप होते हैं, छोटा ए और आपका बड़ा ए मान लो, एक तरीके से ए और ए। तो इस तरीके से आपके 4 स्वर होते हैं अग्र स्वर जीभ के आधार पे। अग्रीय मैंने आपको ट्रिक बताई थी, इसमें गे और आपका जो ए है इसको हटा दो, ई और ए बचेंगे, तो आपके 4 हो जाएंगे अग्र स्वर, एक छोटा ई, बड़ा ई, ए और ए। तो इस तरीके से आपके 4 हो गए अग्र स्वर। उसके बाद आपका मध्य स्वर होता है ए। आपको मध्य स्वर याद करना है बस, मध्य स्वर होता है ए। और उसके बाद जो बचे हुए हैं वो क्या हो जाएंगे, आपके पश्च स्वर हो जाएंगे, जैसे आ, उ, औ और ऐ। तो ये आपके हो गए पश्च स्वर। तो देखिएगा जीभ के प्रयोग के आधार पे 3 भागों में बांटा जाता है स्वरों को, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर की आपको एक ट्रिक याद रखनी है, अग्रीय याद रख लेना है, ये आपकी ट्रिक है अग्रीय, ये आपको याद कर लेना है। इसमें आपको ए खत्म कर देना है इस तरीके से, और ये गे और इसके नीचे जो रहे इसे खत्म करेंगे। बचे आपके दो वर्ण बचे, एक आपका ई बचा तो दोनों ई को लिख लीजिएगा, उसके बाद आपका ए बचा, दोनों ए को लिख लेंगे। तो यही क्या हो जाएंगे बच्चों, आपके अग्र स्वर हो जाएंगे। और हमारा मध्य स्वर क्या है, ए है। बस इतना याद करना है, जो बचे हुए स्वर हो गए वो आपके क्या होगा, जीभ के आधार पे पश्च स्वर होगा। कितना सिंपल है एकदम से, बस चीज़ों को थोड़ा सा समझना आपको है। ये चीज़ें ऐसी हैं, ये हमें समझ में नहीं आती, हम इसको याद तो कर लेते हैं लेकिन हम बार बार भूल जाते हैं। तो इनकी छोटी छोटी हम ट्रिक बना के चलेंगे, जिससे हमें चीज़ें आगे तक याद रहें। अब हम बात करेंगे बच्चों मुख द्वार के खुलने के आधार पे। जो हमारा मुंह है जब ये खुलता है, कभी आपने जब हम स्वरों को बोलते हैं तो कभी तो हमारा मुंह बहुत ज़्यादा खुलता है, कभी कम खुलता है, कभी बंद रहता है, थोड़ा सा खुलता है। तो इस तरीके से हम देखेंगे। तो मुख द्वार के खुलने के आधार पे हमने स्वरों को 4 भागों में विभाजित किया है। एक आपका आएगा विव्रत, उसके बाद अर्ध विव्रत, संव्रत और आपका अर्ध संव्रत। तो इसको भी हम ट्रिक से देखेंगे, क्योंकि ये भी चीज़ें हमें याद नहीं होती हैं। कैसे देखेंगे, सबसे पहले हम आते हैं संव्रत पे। आओ देखिएगा, पहले संव्रत और अर्ध संव्रत को देखो और ये समझो होते क्या हैं। तो देखिएगा संव्रत का अर्थ होता है क्लोज। क्लोज क्या हुआ, मतलब क्लोज किसको बोलते हैं, बंद को बोलते हैं ना। तो जिन स्वरों के उच्चारण में, मतलब जिन स्वरों को बोलने में जब हमारा मुख द्वार, मतलब मुंह हमारा, हमारे होठ बिल्कुल लगभग हमारा मुंह पूरा बंद होता है, उन्हें क्या कहा जाता है, संव्रत कहा जाता है। एग्जाम में सीधा ऐसे ही बन जाएगा, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग पूर्ण रूप से बंद होता है उनको क्या कहते हैं, उनको संव्रत कहते हैं। उसके बाद बच्चों हम बात करें आपके संव्रत कौन कौन से हैं, तो ई उ, ये हमारे क्या है, संव्रत है। अब इन्हें याद कैसे करना है, याद भी तो करना है ना। तो हमें एक ट्रिक याद रखनी है, से संव्रत, और से ही हमें एक ट्रिक याद रखनी है, सुई। ये ट्रिक याद रख के चलिएगा। इसको हमें क्या याद रखना, से संव्रत और से क्या हो गया, सुई हो गया। तो बच्चों संव्रत स्वर कौन कौन से हो गए। अब हम तो स्वर पढ़ रहे हैं ना, तो से इसमें व्यंजन है तो इसे हम हटा दीजिएगा। बचा हमारा क्या, हमारा ई बचा और क्या बचा, उ बचा। तो से संव्रत और संव्रत स्वर कौन कौन से हो गए, आपका ई। तो ई के दोनों रूप हमें लिख लेने, छोटी ई और हमारा बड़ी ई। और अगला कौन सा बचा, उ। तो हमारा छोटा ऊ और बड़ा हूँ। तो यही बच्चों हमारे क्या हो गए, संव्रत स्वर हो गए। तो आपको चीज़ें समझ में आई होगी। एक ट्रिक याद रखनी, छोटी सी सुई और उसके बाद से संव्रत, बचा क्या, ऊ और ई। तो इन दोनों के जो दोनों रूप है उनको लिख लेंगे, तो हमारे क्या हो जाएंगे, संव्रत हो जाएंगे। अब हमें देखना है बच्चों, अब हम
थोड़ा माइंड में थोड़ी सी कहानी बनाते हैं। समृत हमने पढ़ लिया, सुई हमने देखी तो क्या था बच्चों, समृत को हमने कैसे याद किया कि डॉक्टर के पास एक मरीज गया था सुई लगवाने कि मैं बीमारी से कि उसको बीमारी थी वो सही हो जाए। अब जब वो सही नहीं हुआ तो वो फिर डॉक्टर के पास आता है, तो डॉक्टर उसके फिर सुई लगाने के लिए बोलता है। तो वो क्या बोलता है उससे गुस्से में, ओए, इस तरीके से क्या बोलेगा, ओए अब सुई मत लगाना आधी भी, पहले तो तूने पूरी सुई लगा दी, ओए अब आधी भी सुई मत लगाना। और हम ओए कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे इस तरीके से लिखेंगे ना, ओए, ओए आधी सुई भी मत लगाना। आधी से क्या हुआ, अर्ध, और सुई से, सुई में से क्या हुआ, समृत, तो अर्ध समृत कौन सा हुआ, उसने कहा ओए आधी सुई मत लगाना। अर्ध समृत क्या हुआ, ओए, ओ से हो गया ओ, और ए से क्या हो गया ए, तो अर्ध समृत कौन कौन से हो गए, ओ और ए, दोनों हमारे यहाँ पे लिखे हुए हैं। बस देखिएगा बहुत आसानी से चीज़ याद होती हैं, बस सिर्फ आपको इतना करना होता है, चीज़ों को अच्छे से फोकस बना के देखना पड़ता है और अच्छे से नोट कर लेना है। तो देखिएगा समृत क्या थे, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूर्ण रूप से बंद हो तो वो क्या होंगे, समृत होंगे। तो हमने समृत से सुई पढ़ी थी, सुई में हमने क्या देखा था, से समृत, ऊ, आपके ऊ के दोनों रूप और आपके ई के दोनों रूप, तो ये हो गए समृत। उसके बाद था अर्ध समृत, तो क्या कहते हैं, जो मरीज था वो क्या कहता, ओए आधी सुई भी मत लगाना, ओ से ओ हो गया, ओ हो गया, ओ आ गया हमारे ये रहा, और ए से क्या हो गया, ए हो गया। तो अर्ध समृत कौन से होंगे, ए और ओ। तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता हो तो वो अर्ध समृत, और जिनमें पूरा बंद रहता हो वो क्या होगा, समृत हो गया। तो हमने समृत और अर्ध समृत को देख लिया। इसके बाद हम सीधा आएंगे विव्रत पे। तो बच्चों विव्रत हमारा क्या है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता हो, जैसे आ हम बोलेंगे, जब आ करके बोलेंगे तो मुंह पूरा खुल जाएगा, पूरा ओपन रहेगा, तो आ क्या हमारा हो गया, विव्रत हो गया। तो इसके बाद हमें अर्ध विव्रत याद नहीं करना है, बस समझ लेना है। तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता हो तो वो क्या हो गया, अर्ध विव्रत हो गए। तो हम देखिएगा चारों बड़ी आसानी से हमने पढ़ा है। सबसे पहले हमने समृत पढ़ा, समृत की ट्रिक हमने क्या बताई, सुई बताई, ये मैंने आपको बताया था सुई। तो सुई में हमने से हटा दिया, ई के दोनों रूप लिख दिए, सॉरी ई के दोनों रूप लिख दिए और ऊ के दोनों रूप लिख दिए, ये हो गया हमारा समृत। इसके बाद हमने अर्ध समृत बनाया, तो मरीज क्या बोलता, ओए आधी भी सुई मत लगाना, तो अर्ध समृत में क्या हो गया, ओए हमने पढ़ा था ना, ओए, तो ओ हो गया हमारा, और क्या हो गया बच्चा हमारा, ए हो गया। तो ये दोनों हो गए हमारे अर्ध समृत पढ़ लिए, समृत पढ़ लिए। हमारा विव्रत आया, विव्रत हमने जब देखा पूरा मुंह खुलता है तो आ हम बोलते हैं ना, तो आ हो गया। तो हमने समृत पढ़ लिया, अर्ध समृत पढ़ लिया, विव्रत पढ़ लिया, और जो बचे हुए स्वर हो गए वो बच्चों हमारे किस में आ गए, अर्ध विव्रत में आ जाते हैं। तो इस तरीके से हम पढ़ते हैं बहुत अच्छी तरीके से, जिससे बेसिक से बेसिक बच्चा जो जीरो लेवल का हो वो भी चीज़ों को बड़े आसानी से समझ ले। और ये ऐसी चीज़ है बच्चों जो मैंने आपको इतनी आसानी से बताई है, मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आज से पहले आपने बहुत बार पढ़ी होंगी ये, लेकिन आप बार बार इनको भूल जाते हैं। आपको हर बार एग्जाम से पहले इन्हें पढ़ के जाने की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर आपने ये वीडियो देख ली होगी और ये जैसे मैंने आपको ट्रिक बताई है ऐसे आप नोट कर लेंगे तो आप आने वाले समय में कभी इन चीज़ों को नहीं भूलेंगे। अब एक बार फिर से समझ लीजिएगा, विव्रत मतलब ओपन, ओपन मतलब पूरा, मतलब खुला हुआ। तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है वो कहलाते हैं आपके विव्रत या ओपन। उसके अर्ध विव्रत जिसमें आधा मुंह खुला हो, और उसके बाद समृत जिसमें पूरा मुंह बंद हो, अर्ध समृत जिसमें वो एक प्रकार से आधा मुंह बंद रहता हो। और कौन कौन से होते हैं वो मैंने आपको बता दिए। अब बच्चों हम बात करेंगे ओष्ठ के प्रयोग के आधार पे। अगर हम बात करें ओष्ठ के प्रयोग के आधार पे जो हमारे स्वर होते हैं वो कैसे होते हैं, एक होते हैं आपके हमारे अव्रतमुखी और दूसरे कौन से होते हैं हमारे व्रतमुखी। आप सभी को पता है व्रत कैसा होता है, गोल होता है ना, ये कैसा होता है व्रत हमारे कैसा होता है, गोल होता है। तो देखिएगा अव्रतमुखी माने जिन स्वरों के उच्चारण में ओष्ठ मतलब जो हमारे होठ होते हैं वे व्रतमुखी ना हो, व्रतमुखी ना हो मतलब गोलाकार ना हो, व्रत गोल होता है ना। तो जिन स्वरों को जब हम बोलेंगे उच्चारण उनका करेंगे, अगर हमारे होठ जो हैं वे गोल नहीं हो रहे हैं तो वे क्या है आपके अव्रतमुखी हैं। और जिन स्वरों का उच्चारण करते हुए हमारे होठ गोल हो जाते हैं या गोलाकार हो जाते हैं बच्चों, तो वो क्या हो गया, व्रतमुखी हुआ। अर्थात व्रत की तरह हमारे होठों का मुख हो जाना या हमारा मुंह जो है वो व्रत की तरह हो जाना, वो क्या कहलाएगा, व्रतमुखी कहलाएगा। अब ये कौन कौन से हैं इनको देख
देखते हैं। तो बच्चों हम पहले ए व्रतमुखी को देखेंगे। तो ए आ ई ए। आप इन्हें बोल के देखिएगा। जब आप इनको बोलेंगे तो खुद ही आपको लगेगा कि हमारे जो मुंह है वो अव्रतमुखी है, इसमें होठ हमारे गोल हो ही नहीं रहे। तो ये तो बड़े बड़े आसान है। जब आपके एग्जाम में भी आएंगे ना तो आप ऑप्शनों को बोल के देख लीजिएगा, तो खुद आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम व्रतमुखी को देखेंगे तो देखिएगा ऊ। आप खुद बोल के देखिएगा मेरे पीछे, ऊ ऊ ओ। तो देखिएगा हम ये सारे के सारे बच्चों क्या है हमारा ओ, ये सब हमारे क्या हो रहे हैं, होठ हमारे गोल हो रहे हैं। तो अर्थात ये क्या है, हमारे व्रतमुखी आ जाते हैं। उसके बाद हम आगे देखेंगे बच्चों, हवा कि नाक व मुंह से निकलने के आधार पे मतलब एक तरीके से हवा के नाक या नाक व मुंह से निकलने के आधार पे, जब हवा हमारी नाक और मुंह से निकलती है तो उस आधार पे अगर हम स्वरों का वर्गीकरण करें तो बच्चों किस प्रकार से होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे आपके निर्नुनासिक स्वर, या इसको हम बोलेंगे मौखिक स्वर, निर्नुनासिक स्वर। उसके बाद हम देखेंगे, या इसको हम मौखिक स्वर बोल देते हैं। निर्नुनासिक को ही क्या कहा जाता है, मौखिक। अर्थात जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से ही निकले, जब हम उच्चारण करें तो हवा सिर्फ और सिर्फ मुंह से निकले, वो इसमें आ जाएंगे। और अनुनासिक क्या होते हैं बच्चों, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है, उन्हें क्या बोलते हैं, अनुनासिक बोलते हैं। तो सिंपल सा देखिएगा हम क्या इसका लगा सकते हैं, जो स्वर ऐसे होंगे जो सिंपल होंगे हमारे, जिनके ऊपर चंद्रबिंदी नहीं लगेगी, तो वो क्या हो जाएंगे, हमारे निर्नुनासिक हो जाएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर ए ले लो, आ ले लो, ई ले लो। अगर इनके ऊपर चंद्रबिंदी नहीं है तो ये आपके क्या है, मौखिक स्वर हैं या निर्नुनासिक है। और जिन स्वरों के ऊपर हम चंद्रबिंदी लगा देंगे तो वह क्या हो जाएंगे, अनुनासिक हो जाएंगे। एक तरीके से जब हम इनका उच्चारण करेंगे तो हवा हमारे मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलेगी। तो अर्थात सीधा सीधा चंद्रबिंदी लगी है अगर किसी स्वर पे तो वो क्या है, आपका अनुनासिक है, और नहीं लगी है तो बच्चों वो क्या हो जाएगा, आपका निर्नुनासिक हो जाएगा। कई बार इनकी परिभाषा भी आ जाती है कि जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है वो अनुनासिक होते हैं। निर्नुनासिक तो क्या बताएंगे, आपके निर्नुनासिक होती है। दोनों जगह से निकलेगी हवा, नाक से और मुंह से, तो वो आपके अनुनासिक हो जाते हैं। तो देखिएगा उसके बाद हम बात करेंगे, सभी स्वर आपके सघोष ध्वनियाँ होती हैं। ये हम आगे जब पढ़ेंगे वर्णमाला के व्यंजनों को तो वहाँ पे हम चीज़ों को देख लेंगे। अब बच्चों हम बात करेंगे स्वरों के उच्चारण स्थान के आधार पे। यहाँ से भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, और मैं इसकी आपको बड़ी आसान सी ट्रिक बता देता हूँ। देखिएगा अभी जब हम आगे वर्णमाला को देखते हैं ना, व्यंजन, तो वहाँ और अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पहले आपको एक चीज़ याद रखनी है, जब हम व्यंजन पढ़ेंगे ना, जब व्यंजन की हम टेबल पढ़ेंगे स्पर्श व्यंजनों को, तो वहाँ हम उनके उच्चारण स्थानों को देखते हैं। तो देखिएगा सीधा सा एक हमारा फॉर्मूला बना हुआ है, ट्रिक बनी हुई है। जब हम, जैसे आपने पढ़ा होगा कचट तब वगैरह पढ़ते हैं, जब कैसे और आपके मैं तक हम व्यंजनों को पढ़ते हैं तो हम उनके उच्चारण स्थान देखते हैं। तो आपको एक टेबल याद रखनी है, आपको याद रखना कंठ, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, 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 ओष्ठ। ये रट लीजिएगा इस तरीके से ही, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आगे चल के कम से कम 50 प्रश्नों को याद करा देगी आपकी 2-3 चीज़ें ही। तो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। इतना आप याद कर लोगे ना। अब हमें क्या याद करना है, इस चीज़ को देखिएगा, आपको याद हो गई होगी, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। अब देखिएगा आप सभी को स्वरों का क्रम तो याद है ना, आपको स्वर तो याद है ना कि हमारा स्वर को हम क्रम में याद करेंगे। तो देखिएगा हमारा ए आएगा, आएगा, इन्हें अभी छोड़िएगा। ये दो जो स्वर हैं ना, ये वाले जो स्वर हैं जो हमारे अयोग वहाँ हैं, इनको अभी स्किप करके अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो आपका देखिएगा जब हम वर्णमाला देखते हैं तो आपका ए आ स्वरों को जब हम देखते हैं क्रम यह है, ए आ ई, उसके बाद बड़ी ई, उसके बाद ऊ, उसके बाद बड़ा ऊ, उसके बाद आपकी रिरी आती है। रिरी को अभी एक सेकंड के लिए स्किप करके रखिएगा। उसके बाद ए आता है हमारा, उसके बाद हमारा ए आता है, फिर ओ आता है और हमारा ओ आता है। तो ये हमें एक बार ये याद कर लो पूरा एक क्रम स्वरों का, ए आ ई ऊ ए ओ। इस तरीके से आप याद कर लो। उसके बाद देखिएगा आप कैसे हमें देखना है, तो इनको आप दो दो
स्वरों को दो दो हिस्सों उसमें तोड़ो, दो दो स्वरों में तोड़ो। जैसे ए आ लिख लिया, ई लिख ली, ऊ लिख लिया, री को एक साइड रख दो। उसके बाद हमारा ए लिख लो, ओ लिख लो। तो दो दो में आप लिख सकते हो ना, जैसे ए आ, ई ऊ, ए ओ। दो दो में आप तोड़ लो री को, और जो अयोग बा इन तीनों को एक साइड भी रख दो, एक साइड इनको रख लेना है। सिर्फ हमें इन स्वरों पर ध्यान देना है। स्वर हमें क्रम से पहले याद होने चाहिए सारे स्वर। इनको दो दो में तोड़ लो, जैसे ए आ लिखा, फिर ई लिखो, ऊ लिखो, ए लिखो, ओ लिखो। बड़ा आसान है, क्योंकि एक ही जैसे एक ही जाति के ए और आ है, ई है, ऊ ए ओ। उसके बाद मैंने जो आपको बताया था ना, जो मैंने आपको उच्चारण स्थान बताए थे, तो आप मैंने क्रम बताया था, कंठ बताया था ना, सबसे पहले मैंने कंठ बताया था आपको। तो देखिएगा हमें क्या लिख देना, कंठ लिख देना है। फिर कंठ के बाद क्या था, तालु था, तालु लिख देना है। उसके बाद मूर्धा था ना, तो मूर्धा को स्किप करके ओष्ठ लिखो। कंठ तालु मूर्धा छोड़ दो, ओष्ठ लिख दो, कंठ तालु ओष्ठ। तो हमने तीन इस तरीके से याद कर लिए। उसके बाद आगे हमें क्या लिखना है, कंठ और तालु दोनों को जोड़ के हमने कंठ और तालु लिख दिया। उसके बाद कंठ और क्या लिख दो, ओष्ठ लिख दो। तो हमने कंठ और ओष्ठ लिख दिया। तो आपको देखिएगा कुछ नहीं करना है, पहले आपको सारे स्वर क्रम से याद होने चाहिए। इस तरीके से आपने ए लिखा, फिर आ लिखा, उसके बाद ई लिखा, ऊ ए ओ सारे लिख लिए। फिर आपको कंठ तालु वाला क्रम याद होना चाहिए। तो ए और आ के आगे लिख दो कंठ, उसके बाद ई के आगे लिख दो तालु, उसके आपके बाद क्या है, कंठ तालु मूर्धा है, मूर्धा को छोड़ दो, फिर लिख दो ओष्ठ। तीन तक हमें लिख देना है। उसके बाद जो हमारे अगले आएंगे वो कंठ और तालु हो जाएंगे, और उससे अगले जो आएंगे वो क्या हो जाएंगे, कंठ और ओष्ठ हो जाएंगे। देखिएगा अगर आप पहली बार देख रहे हो तो बड़ा आपके सर में दर्द होने लगेगा, आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी। लेकिन जब आपने फोकस बना के देख लिया तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत आसान है। हम इसको अगले कितने भी समय तक, हम कितने वर्षों तक ये चीज़ें याद रख सकते हैं। बहुत आसान है ये, हम ट्रिक इसके बनाए ना तो हमें अच्छे से चीज़ें याद हो जाएंगी। अब हमारे देखिएगा एक हमारा रिरी बचा, तो रिरी हमारा मूर्धन्य हो गया, और हमारा अंग बचा, ये हमारा नासिक्य हो गया, और आपका हमारा अह बचा, ये हमारा कंठ हो गया। तो इस तरीके से आप अगर देखोगे इसको, आप ट्रिक इसकी बना के चलोगे, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ ये हमारा होता है। तो कंठ तालु हमें याद रखना है, कंठ तालु मूर्धा स्किप करो, और ओष्ठ तीन लिख लो। उसके बाद कंठ और तालु को जोड़ दो, और उसके बाद कंठ और ओष्ठ को जोड़ दो। इस तरीके से लिख देना है। उसके आगे दो दो के जोड़े बनाकर स्वर लिख दो। एग्जाम में कभी अगर सीधा एग्जाम में आ जाए देखिएगा, सीधा आपके एग्जाम में अगर इस तरीके से आ गया कि जो आपका ए स्वर है इसका उच्चारण स्थान क्या है, अब आपको इतना आप कहाँ तक रट लोगे, इतने सारे हैं। आगे आप देखोगे 33 वर्ण हैं, 33 वर्णों का आप कहाँ तक याद रखोगे उच्चारण स्थान। आपके 11-13 स्वर हैं, इनका कहाँ तक रखोगे। तो कोई तो ट्रिक बनानी पड़ेगी ना। एग्जाम में अगर आ गया कि भाई ओ का उच्चारण स्थान बताओ क्या है, सीधा एक एक नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में अगर ई का उच्चारण स्थान बताओ तो कहाँ तक याद करोगे। तो हम एक ट्रिक मैंने आपको बता दी है, आप इसको ट्रिक को बना कर रखिएगा। बहुत आसानी से आप इसको करा करके आ जाओगे। दो दो के जोड़े बनाओ, ए आ ई और ऊ ये हो गया। उसके बाद मैंने क्या बताया था आपको, मैंने बताया था इनका उच्चारण स्थान कंठ तालु और उसके बाद ओष्ठ। कितना आसान है। ए आ कैसे हो, कंठ हो गया, ई हो गया तालु, ऊ हो गया आपका ओष्ठ। एकदम से इसको करके आ जाओगे, आपको टेबल पूरी अगर आपने ट्रिकें याद कर रखी है। तो बच्चों ये हमारे क्या हुए थे, हमारे स्वर पूरे हो गए हैं। अगली वीडियो में बहुत ज़बरदस्त है, पूरी देखिएगा टेबल बना रखी है। 2 मिनट लगेंगे, इस टेबल को रट लीजिएगा और एक एक चीज़ इतनी क्लियर करा दूंगा ना, आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे कि सैघोष क्या अघोष उघोष होते हैं ना हमारे। हम बार बार भूलते हैं कि यार कौन सा, कि मैं अघोष होगा, सैघोष होगा, च क्या होगा, जय क्या होगा। इतनी ज़बरदस्त ट्रिक है ना, एक बार समझना, ज़िंदगी भर आपको कभी आप भूल ही नहीं सकते। अगर 50 बार भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आप इसको बड़े आसान से लगा पाएंगे। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको चीज़ें बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी। पूरी हिंदी बहुत ट्रिकी तरीके से मैं पढ़ाता हूँ। इससे पहले भी मैंने जो चैप्टर पढ़ा है हिंदी का इतिहास, उसको भी ऐसे ही पढ़ाया था। और जितने हार्ड चैप्टर हैं वो भी, पत्र लेखन भी मैं आपको ऐसे ट्रिक से पढ़ाऊँगा कि चीज़ें आपको आसानी से याद हो जाएंगी, चाहे वो उत्तराखंड हो। सब चीज़ मैं अच्छे तरीके से पढ़ाता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और एक कमेंट सभी को करना है। फिलहाल के लिए धन्यवाद।